तो मुजम्मिल साहब, ये 6 दिन का धरना, 6 दिन का जैगम साहब ने तो कहा है कि वो धमकी गिदड़ बक्की है, सितंबर में होगी ऐलान। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आए उस दिन डी चौक पे, और आपने देखा कि अदालत ने, हमने उससे एक दिन पहले भी, आपको याद होगा, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अदालत को चाहिए कि वो इसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह स्टांस ले, लेकिन नहीं लिया। और उसके अलावा जो उन्होंने फिर जब वो कंटेम्प्ट के लिए जो है एप्लीकेशन मूव की गई, पिटिशन, तो उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको मालूमात सही ना पहुंची हो। मतलब ट्विटर और सोशल मीडिया का जमाना है, खुद जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनको, तो इमरान खान ने भी देख लिया होगा सोशल मीडिया। तो आज इरफान कादिर साहब ने भी कुछ इस तरह की मिली जुली बातें कही। उन्होंने वजीर आजम के वकील के बतौर ये कहा कि ये दो पार्टियां जो हैं आपस में हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में फंसी हुई है। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें मतलब, अगर मैं कहूँ उनकी बातों का मैं ये मतलब अगर करूँ कि सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर बज़ाहिर एक पार्टी के साथ दिखाई देती है। ये सारे मामलात भी हैं। इससे जाहिर बात है कि ये कुछ मामला जो है अभी मुकम्मल तय नहीं हुआ। ये मामला वहीं का वहीं फंसा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो हैं, गैर मुंतखब इदारे जो हैं, वो एक साइड पर हैं और पार्लियामेंट जो है वो दूसरी साइड पर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल भी सोलंकी साहब से कहा था कि आपके वालिद साहब तो खैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं। मेरे वालिद साहब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो कहते होते थे कई दफा कोर्ट जाना काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। मतलब वर्डिक्ट ऐसा आ जाता है, आप खुद गए होते हैं और आप ही के खिलाफ वर्डिक्ट आ जाता है। लेकिन जो ये पिटिशंस लेकर गए अपने मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जरिए और अपने दीगर के जरिए, उसमें कोर्ट ने इनको बज़ाहिर फेवर दी कि H9 में इजाजत दे दी, लेकिन दरअसल इनका नुकसान कर दिया। अगर ये वो पिटिशंस ना लेके जाते तो गवर्नमेंट ने इनको H9 की भी इजाजत नहीं दी हुई थी, डी चौक की भी नहीं दी हुई थी। इक्वल बात थी, इनका केस ज्यादा मजबूत होता कि हमें तो कहीं की भी इजाजत नहीं दी, तो हमने कहीं तो करना था। ये खुद जाकर खुद ही फंस गए कोर्ट में, और जो कोर्ट इनको फेवर कर रही थी बहुत, दरअसल नादान दोस्त जो है ना वो अक्लमंद दुश्मन से, आपको पता है, ज्यादा बेहतर नहीं होता। तो ये सुप्रीम कोर्ट बहरहाल गैर सियासी होते हैं जजेस, और उन्हें सियासी मामलात की कोई खास समझ नहीं होती। बज़ाहिर वो इमरान खान की फेवर कर रहे थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान कर गए ये कह करके H9 पर दे दें और डी चौक की इजाजत नहीं। बज़ाहिर वो इमरान खान को सेफ पैसेज दे रहे थे, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान हुकूमत का और एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा काम कर गए कि वो H9 तक इमरान को महदूद करके और डी चौक की इजाजत नहीं दी। अब जो आप कहते हैं ना कि कंटेम्प्ट, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की डी चौक से सुबह 8:30 बजे वापसी की वजह भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही थी कि ही वॉज मेड क्लियर कि अगर आप डी चौक पर बैठेंगे तो आपको सुबह कंटेम्प्ट में बुला लिया जाएगा, और ये इसीलिए आप यहाँ से भागे। वो और किसी खास वजह से भागे हो या ना भागे हो, वो इस वजह से भागे हैं। दूसरी बात ये है कि ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो कोर्ट्स हैं इस वक्त, उनकी हालत भी रिटायर्ड आर्मी सर्विसमैन जैसी है कि जिस तरह रिटायर्ड आर्मी के सर्विसमैन जो है ना, वो उस ब्रेन वॉशिंग से बाहर नहीं आ पा रहे जो 4 साल इदारे ने उनकी की है। और जब इदारे ने नई पॉलिसी बनाई है तो वो चूंकि रिटायर हो गए होते हैं और ज़हन स्लो हो गया होता है, इसीलिए रिटायरमेंट की एक एज होती है कि एक वर्किंग एज है, एक रिटायरमेंट की एज है। तो उनका दिमाग इतना स्लो हो गया होता है कि वो नई चेंज को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, ये रिटायर्ड सर्विसमैन। तो वो नई चेंज को इदारे की अडॉप्ट नहीं कर पाए, लिहाजा इन सबको जो है वो ले ऑफ करना पड़ा इदारे को। हालांकि ये बड़े लीथल वेपन्स थे इदारे के। अच्छा अच्छा, मैंने तो कान बंद कर ली। अच्छा, अब सूरत हाल ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी है कि इनकी भी एक जो है ना ब्रेन ट्यूनिंग हो गई हुई है पिछले 4 6 7 साल में टुवर्ड्स इमरान खान, और ये भी नए हालात के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है ये भी जो है ना, इनका हाल भी कोई एक्स सर्विसमैन से मुख्तलिफ नहीं है इस वक्त। जी। ठीक है ना? अच्छा, तो मुझे ख्याल से अच्छा, नहीं, नहीं वो आप खासी काफराना गुफ्तगू हो रही है। नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा,
तो ये पहले जो आप एक्स नहीं, एक्स तो आप छोड़े ना। बात तो मुकम्मल करने देना, ना आपने ना ना इतने मजे से मैं सवाल मैं किया। नहीं नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ नहीं नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ इजाफा कर रहा कि एक्स ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਟਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਸ नहीं ਪਾਸੇ नहीं ਲੱਗੇ ਨੇ। नहीं सर्विसमैन यकसू ने एक्स सर्विसमैन नु नहीं समझ आ रही कि सर्विसमैन की तरफ ठीक वो है। जरा ब्रिज सी ना बिटवीन सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन वो टूट गया। अच्छा ठीक है ठीक ते है ना। थल्ले कोई कहने ते लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट को भी समझने में। कुछ समझ आज उन्हें आई होगी, कुछ और समझ चंद दिनों में आ जाएगी कि इस हुकूमत को वो चलने से नहीं रोक सकते। ये हुकूमत चलाना इस एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं है, मजबूरी है। अगर ठीक पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अगर ये गवर्नमेंट कड़वे फैसले करने की पोजीशन में इन्होंने स्टांस ले लिया है, तो अब यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट के पास राह फरार नहीं है कि वो इनको डिच करके भाग जाएं। इनको यहाँ इस गवर्नमेंट को यहाँ डिच करने का मतलब है कि आपने पाकिस्तान को मजीद डिच किया है। ठीक है ना। आपका पहला प्रोजेक्ट जो था वो जाती दफा जो है वो पाकिस्तान को डिच करके गया है। मतलब मैं और आप तो कह सकते हैं कि रूस से तेल ले लेना चाहिए था। जनरल बाजवा को तो पता है ना रूस से तेल लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था, या है। आर्मी के कोर कमांडर्स को तो ये बात पता है कि हम रूस से तेल ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। वो बेचारे तो मतलब तुर्की से हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते थे अमेरिका की मर्जी के बगैर। तो उन्हें नहीं पता कि रूस से तेल लेने की कीमत क्या थी और क्या रूस से तेल खरीदा जा सकता था। जहाँ जुलाई में तेल खरीदने के पैसे नहीं है, वहां रूस तो मेरा मतलब है कि रुपये का उधार करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर रूस से तेल लेते तो आईएमएफ के साथ कहाँ खड़े होते। ये बातें वैसे तो ठीक है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तो इन मामलात का समझ है। तो मुजम्मिल मुजम्मिल रूस से तेल लेके वो डालते किस चीज में, उसको रिफाइन कहाँ करते? चलो जी, इंडिया में रिफाइनरी जो गुजरात में लगी हुई है वहां अच्छा, जाकर ले तो वो जो एंटी इंडिया इमरान जो है वो उनसे तेल लेता, वो उनसे इंडिया से। तेल लेता है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बिहेव करना शुरू कर देगी। आप फिक्र ना करें रूमी साहब, हमने आपको पहले भी कहा है कि आप बिल्कुल फिक्र ना किया करें। प्रोजेक्ट इमरान इज ओवर। इसमें उम्मीद की किरण जिसको नजर आती है उसको नई ऐनक लगवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा मैं अच्छा डॉक्टर अकदस, ये सोरवर्दी साहब तो बड़े इसके बारे में जो है क्लियर हैं और ये हमेशा से कह रहे हैं कि हुकूमत ये चलेगी और ये कि ये अब एक जरूरी है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है अगले 8 से 10 महीने में, 12 महीने। मुजम्मिल करे कंपनी यही चलेगी, ये कंपनी यही चलेगी। मैं जैगम साहब से भी पूछूंगा, लेकिन अकदस साहब मुझे ये बताइए कि बिल फर्ज अगर कोई अपसेट होता है अगले 2 महीने में, फिर से एक धरना हो जाता है, सियासी टेम्परेचर बढ़ता है, कोई धावा हमला हो जाता है पार्लियामेंट पर, पीटीवी हेडक्वार्टर पर या कहीं और पर रेड जोन के अंदर, और हुकूमत को नए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसमें कोई रुकावट आ सकती है, उसमें कोई आईएमएफ रिकंसिडर कर सकता है? देखिए ये सब खदशात तो मौजूद हैं। जी, आई थिंक आईएमएफ का प्रोग्राम के से भी पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी जहां खड़ी है वहां पे हमें बहुत ही क्या कहना चाहिए, टफ डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसमें मैंने पहले भी अभी आपने देखा कि प्राइसेस अभी आगे बढ़ाई गई हैं, इसके बाद भी बढ़ाई जाएंगी और इसके अलावा बहुत से और टफ डिसीजंस लेने हैं। तो जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आएंगी, यानी कि वो ये देखेगी कि उसका ये स्टेप लेने से उसकी मकबूलियत में कमी आ रही है या उसकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे। तो नंबर वन तो ये है कि जो अभी भी जो इनकी एग्रीमेंट्स हुई हुई है आईएमएफ के साथ, वो ये लेते हुए थोड़े से क्या कहना चाहिए, सुस्त रवि का शिकार नजर आएंगे। जहां तक रहा सवाल आपका कि अगले कुछ महीने में अगर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी डामाडोल होती है या हम किसी क्या कहना चाहिए ट्रांजिशनल सेटअप की तरफ जाते हैं, केयर टेकर की बात होने लग जाती है, तो मेरा ख्याल है कि इससे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी।